हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं टीचिंग सब्जेक्ट बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर, और हमारा जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो है फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान। और इसके अंदर हम आजकल अपने जो टीचिंग मेथड्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने हमारे लेक्चर्स के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है, प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, इन टीचिंग मेथड्स को हमने देखा। बीएड स्टूडेंट्स जब बीएड कर रहे हैं उनके लिए एक ये ट्रेनिंग कोर्स होता है जिसे हम प्री सर्विसेज ट्रेनिंग कोर्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। और यहाँ उस बच्चे के अंदर हर तरह के जो गुण एक शिक्षक के अंदर होते हैं उन गुणों का विकास किया जाता है, क्योंकि बच्चा बीएड करने के बाद एक टीचर कहलाता है। वो अपनी लाइफ के अंदर बच्चों का भविष्य निर्माण करने का कार्य शुरू करता है, तो उसके लिए उसके अंदर सभी तरह के गुणों का विकास करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। और यही चीज़ किसमें करी जाती है, बीएड के अंदर करी जाती है। और यहाँ आप अपने अलग अलग टीचिंग सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। और अगर हम फिजिकल साइंस भौतिक विज्ञान की बात करते हैं तो जो बच्चे आगे फर्दर अप टू 10th लेवल तक विज्ञान विषय पढ़ाएंगे, साइंस विषय पढ़ाएंगे, तो उनके अंदर जो फिजिकल साइंस है उस विषय को उन्हें किस तरह से टीच करना है वो हम हमारे लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। टीचिंग मेथड्स, पढ़ाने का तरीका, बच्चे के भविष्य का जब हम निर्माण करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक शिक्षण विधि के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, निर्भर करता है। जितनी अच्छी कोई भी शिक्षण विधि होगी उतना ही अच्छा बच्चों को किसी भी विषय के बारे में जानकारी मिलेगी और उनका विकास होगा। तो जितना अच्छा हम कोई भी टीचिंग मेथड यूज़ करेंगे उसके हर चीज़ को हम अच्छे तरीके से जानेंगे, विचारेंगे और अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, क्योंकि जब हम अलग अलग विषय पढ़ा रहे हैं तो अलग अलग विषय को अंदर कोई ये नेसेसरी नहीं होता कि हर विषय को एक ही तरीके के मेथड से पढ़ाया जा सके। जैसे हम कहते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, पंजाबी है, तो इन सब्जेक्ट्स के अंदर हम जो प्रोजेक्ट मेथड हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हैं, इन मेथड्स को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है, वो कंटेंट की डिमांड नहीं है। वहाँ पर मोस्टली हम लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ाया जाता है कि उन्हें, या नरेशन मेथड के बिहाफ पर पढ़ाया जाता है। लेकिन जब बात करी जाती है साइंस सब्जेक्ट्स की, विज्ञान की, तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें कुछ अलग तरीके के मेथड्स को यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि विज्ञान अपने आप में पूरी रूप से कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होता है, प्रयोग के ऊपर आधारित होता है। तो उन प्रयोग की और उन सभी विषय के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानकारी देने के लिए हमें कहीं ना कहीं जो परियोजना विधि है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी उसका, या आज जो हम पढ़ेंगे कि समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इन तरह के अलग मेथड्स का यूटिलाइजेशन करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। तो प्रोजेक्ट मेथड जिसे हम या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, समस्या समाधान विधि। देखिए, समस्या समाधान विधि, जहाँ किसी भी समस्या के आने के बाद उस समस्या का क्या करना है, समाधान करना है। यदि हम अपने जीवन काल की बात करते हैं तो हमारा जो जीवन है वो पूर्ण रूप से क्या है, हमारे जो संघर्ष है उसके ऊपर डिपेंडेंट करता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी ना किसी समस्या को फेस करता है, उन समस्याओं का सामना करता है और उन समस्याओं का हर रूप में निदान करने की कोशिश करता है। जब हम अपनी समस्या का निदान करने की कोशिश करते हैं या समस्या का निदान करते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं जो हमारे पूर्व अनुभव होते हैं, जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है वो उसके ऊपर प्रभाव डालती है। जो हमारे पूर्व अनुभव हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम किसी भी समस्या का क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी समस्या हमारी लाइफ के अंदर आई, उसी तरह की अगर हमने किसी भी प्रकार की छोटी सी समस्या अपने जीवन काल में पहले फेस करी है और उस समस्या को हमने अच्छे तरीके से निदान कर दिया है, तो हम कितनी भी बड़ी समस्याएं आ जाएं उनसे हम हेजिटेट नहीं होंगे और आसानी से उन समस्याओं को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो जहाँ जीवन काल के अंदर अलग अलग तरह की समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं का हम क्या करते हैं, समाधान करते हैं। कोई ना कोई तरीका लगाते हैं कि कोई ना कोई मेथड लगाया जाएगा कि हमारे पास कोई समस्या आई, वो हमारे परिवार से संबंधित हो सकती है, वो हमारी शिक्षा से संबंधित हो सकती है, वो हमारी व्यक्तिगत भी हो सकती है, कोई भी समस्या हो सकती है। तो उस समस्या का हम क्या करते हैं, समाधान करते हैं। इसी तरीके से
जो विज्ञान विषय है, साइंस सब्जेक्ट है, उसके अंदर भी जब कंटेंट को, विषय वस्तु को पढ़ाया जाता है तो अलग अलग तरह की क्या आती हैं, समस्याएं आती हैं। तो उन समस्याओं को एक बालक किस तरह से फेस करे, एक स्टूडेंट किस तरह से उनको ऑब्जर्व करे, किस तरह से जनरलाइज करे, उस चीज के लिए आज हम डिस्कस करेंगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, यानी कि समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि के अंतर्गत क्या किया जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे पूर्व अनुभव होते हैं उन अनुभवों को यूज करके हम वर्तमान में आने वाली समस्या का सॉल्यूशन करते हैं। कि अब कहूं कि मेरे पास एक समस्या आ गई है, कि मेरे पास एक टॉपिक आ गया कि ग्रेविटेशन का मुझे टॉपिक बच्चों को पढ़ाना है, एक बार पढ़ा दिया, बच्चों को समझ में नहीं आया, तो ये मेरे लिए क्या आ गई, समस्या आ गई। मुझे दोबारा से बच्चों को ये टॉपिक जो है वो पढ़ाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, जो मेरी समस्या आई है उसकी रिगार्डिंग मेरे जो पूर्व अनुभव थे कि पहले भी अगर मैंने इस तरह की कोई समस्या फेस करी है तो उस समस्या को मैंने किस तरह से निजात किया है, क्या तरीका मैंने लगाया था, तो वो चीज मैं यहाँ पर क्या करूंगी, इम्प्लीमेंट करूंगी। तो यानी कि जो समस्या समाधान विधि है वो कहीं ना कहीं क्या करता है कि हमारे जो पूर्व अनुभव है, प्रीवियस नॉलेज है, जो प्रीवियस नॉलेज है उससे लिया हुआ जो हमारा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है इन प्रेजेंट प्रॉब्लम। जो प्रीवियस नॉलेज है उससे हमें जो एक्सपीरियंस मिला, अनुभव मिला, उस अनुभव को उपयोग करेंगे किस चीज के लिए, जो आज के समय में हमारे पास समस्या है उस समस्या को क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए। तो यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का मतलब क्या हो गया, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करना, उसका सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना, वो चीज क्या कहलाती है, समस्या समाधान विधि। उस समस्या को समाधान निकालने के लिए हमें किसी ना किसी तरीके को आजमाना पड़ेगा, तो उस मेथड को हम समस्या समाधान विधि लेते हैं, जिसके बिहाफ पर व्यक्ति को अलग अलग अनुभव होते हैं और वो अनुभव अपनी लाइफ में आने वाली किसी भी समस्या को सॉल्व करने में वो उसको क्या है, यूटिलाइज कर सकता है। अब देखिए कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास कोई समस्या आएगी तो उस समस्या को निजात करने के लिए वो किसी ना किसी प्रक्रिया का सहारा लेगा, कोई प्रोसेस लगाएगा कि मैंने पहले क्या करना है, अच्छा मैं अब क्या करूं ताकि मेरी सोल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मैं क्या करूंगा, थर्ड स्टेप के ऊपर मैं क्या करूंगा, क्योंकि कोई भी समस्या है वो एकदम तो सॉल्व नहीं होगी। वो समस्या क्यों आई है, हम उसके रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जब हमारे पास रीजन आ जाएंगे, उस समस्या के कारण आ जाएंगे, कारण आने के बाद हम सोचेंगे कि इन कारणों को किस तरह से खत्म किया जा सकता है, उस कारणों का क्या किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा। तो ये चीज क्या हो गई कि पूरी तरह से प्रोसेसिंग, एक प्रक्रिया जो है किसके ऊपर लगाई जाएगी, किसी भी समस्या के ऊपर लगाई जाएगी। तो जब हम किसी प्रक्रिया को लगाते हैं, किसी प्रोसेसिंग को लगाते हैं, तो उस प्रोसेसिंग के लिए हमें कुछ पदों का फॉलो करना होता है, कुछ स्टेप्स को हम क्या करते हैं, फॉलो करके चलते हैं। तो जब हमारे पास कोई समस्या आई है, उस समस्या का अगर हमें समाधान करना है तो उसके लिए हम किसका सहारा लेंगे, एक प्रक्रिया का सहारा लेंगे, स्टेप्स का जो है वो सहारा लेंगे। तो सबसे पहला इसके अंदर पद क्या होगा, दैट इज समस्या का सामना करना, आइडेंटिफिकेशन विद द प्रॉब्लम या आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। पहला स्टेप होगा हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले समस्या का क्या किया जाएगा, सामना किया जाएगा। दूसरे पद के ऊपर हम क्या करेंगे, दैट इज समस्या को समझना, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को समझा जाएगा। तीसरा क्या होगा, जब हमने अपनी समस्या को समझ लिया तो उसके बाद हम उससे संबंधित जुड़ी हुई सभी की सभी जानकारी को इकट्ठा करेंगे कि वो समस्या आई क्यों है। कलेक्शन ऑफ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन,
सूचना का एकत्रीकरण किया जाएगा। जब हमारे पास हर तरह की इंफॉर्मेशन सूचनाएं आ जाएंगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस सूचना या इंफॉर्मेशन का विश्लेषण किया जाएगा, आंकड़ों का एनालिसिस किया जाएगा, एनालिसिस ऑफ द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन। जो सूचना हमने इकट्ठी करी है, उस सूचना का हम क्या करेंगे, यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। जब हमने सूचना का विश्लेषण हो जाएगा तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे, हमारे 5th स्टेप के ऊपर फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस और द टेंटेटिव सॉल्यूशन, जो समस्या है उस समस्या का समाधान के लिए हम परिकल्पनाओं का निर्माण करेंगे। सिलेक्शन और फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस को फॉर्म जो है वो किया जाएगा। फॉर्म हो जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ प्रॉपर हाइपोथेसिस। प्रॉपर हाइपोथेसिस को हम सिलेक्ट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे इसके अंदर लास्ट में, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ द एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस। जो हाइपोथेसिस हमारा सही है उसको हम अप्लाई कर देंगे। एप्लीकेशन ऑफ सेलेक्टेड हाइपोथेसिस। ये हमारे पास क्या है, किसी भी समस्या के निजात करने के पद हैं, स्टेप हैं, प्रोसेस हैं। जब हम अगर किसी भी समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो उस समस्या को समाधान करने के लिए हमें एक तरीके को अपनाना पड़ेगा, एक मेथड लगाया जाएगा, एक प्रोसेसिंग जो है वो करी जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, समस्या की पहचान करी जाएगी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, की जो समस्या है वो समस्या किस तरह की, समस्या को समझा जाएगा, उसके बारे में जाना जाएगा कि वो समस्या किस तरह की। जैसे हम फिजिकल साइंस में लेते हैं कि बच्चों के सामने हमने एक प्रॉब्लम रख दी कि आप जल प्रदूषण है उसकी रोकथाम किस तरह से करेंगे। तो बच्चों को एक प्रॉब्लम दे दिया, तो उसके रिगार्डिंग बच्चा अब क्या करेगा, पहले समस्या को समझेगा कि हमारी जो समस्या है वो किस तरह की है, हमारे वातावरण से संबंधित है, दैनिक जीवन में हम काम कर रहे हैं उससे संबंधित है, क्या चीज है हमारी समस्या के अंदर, उसको उसके द्वारा समझा जाएगा। सेकंड क्या करेगा, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम कि वो समस्या का अच्छे तरीके से एनालिसिस करेगा कि समस्या वाकई के अंदर है क्या, किस तरह से हम उसके ऊपर, क्यों ये समस्या आ रही है, रीजन क्या है, नेचर क्या है उस समस्या की, वो सब चीज जो है वो अंडरस्टैंडिंग के अंदर समझी जाएंगी। फिर आएगा हमारा कलेक्शन ऑफ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कि ये समस्या आई है तो इसके रीजन क्या है, कारण क्या है इसके, क्यों ये समस्या जो है वो उत्पन्न हुई है, तो उनके रीजंस को क्या किया जाएगा, फाइंड आउट किया जाएगा। तो अगर हम रीजन को फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए तरह तरह की इंफॉर्मेशन को हमें कलेक्ट करना होगा, आंकड़े जो हैं वो इकट्ठे करे जाएंगे, और जब हमारे पास अलग अलग तरह की सूचनाएं एकत्रित हो जाएंगी फिर हम उन सूचनाओं के बिहाव पर उन सूचनाओं का एनालिसिस किया जाएगा कि डाटा जो हमारे पास आया है वो कितना ऑथराइज्ड है, कितना अनऑथराइज्ड है, कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमारी प्रॉब्लम के लिए यूजफुल है और कौन सी इंफॉर्मेशन हमारी प्रॉब्लम के लिए यूजफुल नहीं है। उन सब चीजों को एनालाइज किया जाएगा।
जब हमारी इंफॉर्मेशन एनालाइज हो जाएगी फिर हम क्या निकालेंगे, फॉर्मेशन ऑफ द हाइपोथेसिस। फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना। परिकल्पना का मतलब क्या होता है कि जब हमने हमारी समस्या को एनालाइज कर दिया कि हमारी समस्या है क्या, उसके रीजन क्या है, उसके बाद हम उस रीजन के बिहाफ पर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कोई समस्या है, उसके समाधान क्या हो सकते हैं। जब समाधान निकाले जाएंगे तो एक नहीं, हमारे पास कई सारे समाधान आएंगे। हम सोचेंगे कि लोगों को अवेयर किया जाए वाटर पॉल्यूशन के रिगार्डिंग, उससे कम हो जाएगा। फाइन लगा दिया जाए, उससे कम हो जाएगा। तो यानी कि जो समस्या है उससे संबंधित हाइपोथेसिस का निर्माण किया जाएगा, उस समस्या के सॉल्यूशंस निकाले जाएंगे। जब सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं तो हमारे पास हर तरह के सॉल्यूशंस आएंगे जो कि क्या होंगे, समस्या को सॉल्व भी कर रहे होंगे, कई ऐसे होंगे कि जो इसको प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं भी कर रहे होंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, सिलेक्शन एंड फाइंडिंग द प्रॉपर हाइपोथेसिस, जो हमारा समस्या से संबंधित है, बिल्कुल उसके रिलायबल है, वैध है, और जो हमारी समस्या को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या कर रहा है, सॉल्व कर रहा है, उस सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, चूज करेंगे, उसको सिलेक्ट किया जाएगा, उसकी पहचान करी जाएगी। और लास्ट 7th स्टेप में हम क्या कर देंगे, एप्लीकेशन ऑफ सिलेक्टेड हाइपोथेसिस। जो परिकल्पना हमने सिलेक्ट करी है किस चीज के रिगार्डिंग, एक सॉल्यूशन के संदर्भ में, तो उस हाइपोथेसिस को इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। जैसे हमारे पास वाटर पॉल्यूशन की समस्या थी, यहाँ हमने समस्या रखी कि हमारे पास जल प्रदूषण से संबंधित समस्या है। यहाँ बच्चे जो है उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि समस्या जो है वो किस प्रकार की है, क्यों आ रही है, रीजन क्या है। कलेक्शन ऑफ रेलेवेंट इंफॉर्मेशंस, कि वो जो समस्या हो रही है उसके रीजन क्या है। लोग पानी के बारे में अवेयर नहीं है या उसका वेस्टेज ज्यादा कर रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है, कोई भी रीजन जो है वो हो सकता है, वो रीजंस को जो है वो फाइंड आउट किया जाएगा। और फिर क्या करा जाएगा, एनालिसिस, कि जो हमारे पास रीजन आ रहे हैं वो रीजन क्यों हुए हैं, वो प्रॉब्लम क्यों आई है, तो उसके रिगार्डिंग एनालिसिस किया जाएगा। जब हमें ये पता चल जाएगा कि जो प्रॉब्लम है, वाटर पोल्यूशन जो समस्या आ रही है उसका ये कारण है, तो उसके बाद हम उस कारण से संबंधित हमारे सॉल्यूशंस निकालेंगे और फिर उनके अंदर से एक प्रॉपर सॉल्यूशन निकाला जाएगा और लास्ट में उस प्रॉपर सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। और एट लास्ट हम क्या देखेंगे कि हमारी जो समस्या है वो क्या हो जाएगी, उसके सॉल्यूशंस हमारे पास आ जाएंगे, प्रॉब्लम आसानी से क्या हो जाएगी, हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो ये क्या है, हमारे पास स्टेप्स हैं किस चीज के, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के। अब हम देखते हैं कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है उसके गुण क्या है और उसके दोष क्या है। यानी कि अगर इस विधि के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उसके बिहाफ पर इससे क्या चीज गुण हमारे सामने आएंगे और कौन से इसके अवगुण हमारे सामने आएंगे। मेरिट्स जो हैं वो इसकी कौन कौन सी होंगी। तो सबसे पहले वो कहता है कि अगर इस मेथड के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है तो बच्चों के अंदर क्या होगी, समस्या समाधान की जो अभिवृद्धि होती है वो उनके अंदर विकसित होगी। डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। कोई भी समस्या आएगी बच्चा उससे भागेगा नहीं, उस समस्या का सॉल्यूशन करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट वो कहता है डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल एंड साइंटिफिक एबिलिटी। लॉजिकल एंड साइंटिफिक एबिलिटी।
वैज्ञानिक क्षमता और तर्कपूर्ण क्षमता। जब किसी चीज पे चिंतन किया जाएगा, समस्या के बारे में सोचा जाएगा, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, तर्कपूर्ण हो जाएगा। वो किसी भी समस्या को वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो क्यों हो रही है, उसके कारण क्या है, उसके पीछे की छिपी हुई हर जानकारी को निकालने की कोशिश करेगा। वो चिंतनशील बनेगा। जब व्यक्ति चिंतनशील बनेगा तो वो समस्या से जो है वो दूर नहीं भागेगा, उस समस्या का सॉल्यूशन जो है वो करके निकालेगा। नेक्स्ट वो कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटी। जितना ज्यादा हम किसी भी समस्या, किसी भी चीज के बिहाव पर हमारी थिंकिंग जो है वो क्या होगी, तार्किक होगी। हम चीजों को सोचेंगे, विचारेंगे, उन चीजों को एनालाइज करेंगे, तो उससे हमारी जो मानसिक शक्ति है वो क्या हो जाएगी, विकसित हो जाएगी। मेंटली हम क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और नेक्स्ट इसके अंदर आता है दैट इज डेवलपमेंट, हेल्पफुल टू डेवलप डिसिप्लिन इन क्लासरूम। कक्षा के अंदर बच्चे जो है वो समस्या को समाधान करने में बिजी हो जाएंगे। तो बच्चा बिजी हो जाएगा तो उसके पास खाली समय होगा ही नहीं, तो वो क्या होगा, हर समय डिसिप्लिन के अंदर रहेगा। उसके साथ साथ इट इज हेल्पफुल फॉर टीचर। ये विधि अध्यापक के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होती है, उपयोगी होती है। बहुत ही ज्यादा उपयोगी क्यों हो गई, क्योंकि बच्चे इसमें इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं, उनकी मेंटल एबिलिटी इतनी ज्यादा डेवलप हो जाती है, वो समस्या को आसानी से सॉल्व करते हैं। तो लर्निंग बाय डूइंग की पद्धति के ऊपर यहाँ काम किया जाता है। बच्चा स्वयं काम करके सीखता है, तो यहाँ उससे टीचर को क्या होती है, हेल्प होती है। वो बच्चे को जिस तरफ बढ़ाना चाहता है, उसको मोटिवेट करना चाहता है, उस तरफ वो उस बच्चे को लेकर जा सकता है। अब हमारे पास कुछ इसकी सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, या डीमेरिट्स भी हम बोल सकते हैं। इस विधि की डीमेरिट्स जो है वो क्या होंगी। तो सबसे पहले तो हम कहते हैं कि ये मेथड जो है दैट इज नॉट यूजफुल इन ऑल सब्जेक्ट। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि सभी विषयों को हम प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के द्वारा, समस्या समाधान विधि के द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता। तो इसलिए ये मेथड जो है वो कहीं ना कहीं सभी सब्जेक्ट्स के लिए उपयोगी नहीं है। विज्ञान विषय हो गया या एसएसटी हो गया, इन विषयों को हम इस मेथड के द्वारा पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास लैंग्वेज है उनको हम इस मेथड के द्वारा नहीं पढ़ा सकते। उसके साथ साथ डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट, समटाइम फॉर स्टूडेंट। बच्चे के लिए कहीं ना कहीं कई बार ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि बच्चे कई बार समझ नहीं पाते हैं, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना विकसित नहीं हो पाता कि वो चीज़ों को लॉजिकल फुल रूप से थिंकिंग कर सकें और किसी भी समस्या का सही जो उत्तर है वो निकाल सकें। उसके साथ साथ ये जो मेथड है दैट इज टाइम कंज्यूमिंग। समय जो है इसमें बहुत ज्यादा लगता है। हर चीज को जब हम कहें कि प्रॉब्लम है, प्रोसेसिंग है, तो उन स्टेप्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ समय की आवश्यकता होगी। तो समय की अधिकता की वजह से इस मेथड को अगर हम ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करते हैं तो एक टीचर के लिए जो पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, उसको टाइम के ऊपर कंप्लीट कराना पॉसिबल नहीं हो पाता। नेक्स्ट वो कहते हैं डिफिकल्ट टू कंप्लीट द सिलेबस, जो मैंने अभी बताया आपको। कंप्लीट सिलेबस। नेक्स्ट हम कहें कि कई बार जो अगर हम किसी भी सूचना या इंफॉर्मेशन को एकत्रित करना चाहते हैं तो उसके हमें कोई ना कोई सोर्सेज चाहिए। तो कई बार लैक ऑफ सोर्सेज होने की वजह से जो राइट सॉल्यूशन है वो हमें इसका नहीं
scattered sources, solution of problem कैन नॉट बी फाइंड, कि हम समस्या का सही तरीके से निजात जो है वो नहीं कर पाते। तो ये हमारा क्या था, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जहां हमने देखा कि समस्या जो जीवन काल में या किसी भी एजुकेशन टाइम पीरियड के अंदर बच्चे में आ रही है, तो उस समस्या को किस तरह से वो कंप्लीटली सॉल्व कर सकता है, और टीचर के साथ अगर कोई समस्या आ रही है तो वो उसको किस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकता है। तो एट लास्ट हम क्या कह सकते हैं कि समस्या समाधान विधि, जहां इसके अंदर कुछ मेरिट्स भी हैं, कुछ डीमेरिट्स भी हैं, लेकिन इसके अलावा बच्चे का अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना चाहते हैं, उसके अंदर डिसिप्लिन को मेंटेन करना चाहते हैं, उसकी क्षमताओं को कॉन्फिडेंटली डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के द्वारा पढ़ाया जा सकता है। विज्ञान विषय हैं या हमारे जो एसएसटी विषय हैं, वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, प्रायोगिक कार्य होते हैं। वहां बच्चे को अपने आप अगर करने के ऊपर अगर हम डालेंगे तो बच्चे के अंदर बहुत सारी अच्छी एबिलिटीज क्या हो पाएंगी, डेवलप हो पाएंगी, और बच्चा के अंदर जो विकास है वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्या है, हो पाएगा। तो जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो टॉपिक है या नेक्स्ट जो हमारा मेथड है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव